साल 1947 में भारत का आजादी का सपना तो पूरा हुआ, लेकिन दो हिस्सों में बंटकर। आजादी की खुशी में जहां एक तरफ करोड़ों भारतीय सड़कों पर उतर आए थे, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग अपना घर छोड़कर दूसरे देश में जाने को मजबूर हो गए थे। विभाजन के इस जलती आग ने सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए। कल जिन्होंने हाथ थामकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वही लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। सियासी स्तर पर भी एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए पाकिस्तान कश्मीर में घुसकर कत्लेआम कर रहा था, तो दूसरी ओर हैदराबाद के निजाम अलग मुल्क बनाने की जिद पर इस कदर अड़ गए थे कि वो पाकिस्तान से हाथ मिला बैठे थे। उनके अलावा जूनागढ़, भोपाल और जोधपुर जैसे प्रिंसिपली स्टेट्स में भी उथल पुथल मची हुई थी, जो अपने साथ देश की बाकी रियासतों को भी भारत में विलय न होने के लिए भड़का रही थी। दरअसल भारत के आखिर ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने अखंड भारत को दो हिस्सों में तो बांटा ही था, साथ ही 565 रियासतों को ये चुनने का मौका भी दिया था कि वो या तो भारत के साथ जुड़ सकते हैं या पाकिस्तान के साथ, या फिर खुद को अलग राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। यानी उस वक्त भारत के एक नहीं कई सौ टुकड़े हो चुके थे। मगर फिर कहानी में एंट्री हुई आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्होंने देश की बिखरी हुई रियासतों को मोतियों की तरह एक धागे में पिरोकर भारत का हिस्सा बनाने के लिए तैयार कर दिया। कहा जाता है कि पटेल न होते तो भारत कभी भारत ही नहीं बन पाता। देश को एक सूत्र में बांधने वाले आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े सेनानियों में से एक सरदार पटेल ने अपनी रणनीति, कूटनीति और सख्त फैसलों से रियासतों के इस बिखरे मेले को एक राष्ट्र बना दिया था। लेकिन उनके सामने तीन सबसे बड़ी चुनौतियां थी: जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करना। हालात इतने खराब थे कि ब्रिटिश अफसर ताना मारते थे ये देश तो बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। मगर उन्हें क्या पता था कि सामने पटेल खड़े हैं, जिनके सामने ना राजा टिके ना निजाम। उन्होंने बातचीत से लेकर सैन्य कार्रवाई तक हर वो कदम उठाया जिससे भारत टूटने से बच गया। लेकिन सवाल है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज भारत की अखंडता इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। कौन सी चालें चली जिन्होंने दुश्मनों को भी झुका दिया, और सबसे अहम जिस देश की एकता के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, क्यों वही देश आज उन्हें भूल चुका है? जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही सरदार पटेल के कुछ ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले दुर्लभ भाषण भी सुनेंगे जो सुनकर पाकिस्तान के हुक्मरानों के पसीने छूट गए थे और हर देशवासी झूम उठा था। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। 15 अगस्त 1947, 200 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली। आजादी की वो सुबह जितनी सुनहरी थी, उससे जुड़ी राजनीति उतनी ही धुंधली। कांग्रेस के ज्यादातर वरिष्ठ नेता चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने संगठन, प्रशासन और आजादी की लड़ाई में हमेशा जमीन पर रहकर काम किया था। मगर दूसरी तरफ नेहरू जिद पर अड़े थे कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे, और उन्हें समर्थन मिला महात्मा गांधी का, जिससे पटेल बहुत आहत हुए। लेकिन उन्होंने ना तो विरोध किया और ना ही कोई शिकवा, बल्कि अपने मन की पीड़ा को देश के निर्माण में झोंक दिया और निकल पड़े देश की 565 बिखरी हुई रियासतों को एक राष्ट्र में जोड़ने की राह पर। ज्यादातर रियासतें पटेल की दृढ़ता और दूरदर्शिता के सामने बिना किसी संघर्ष के भारत में शामिल हो गई। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जो सिरदर्द बन चुकी थी, जिनमें सबसे पहली थी जूनागढ़। जूनागढ़ का शासक एक मुस्लिम नवाब था, लेकिन उसकी 80% आबादी हिंदू थी। आजादी के तुरंत बाद नवाब ने अचानक पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे गुजरात में आक्रोश की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर उतर आए और जूनागढ़ हमारा है की आवाज बुलंद होने लगी। तब पटेल ने ना तो हथियार उठाए ना ही लंबी बातें की। उन्होंने सीधा फैसला लिया कि यहाँ जनमत संग्रह होगा, यानी जनता खुद तय करेगी कि उसे भारत में रहना है या पाकिस्तान में जाना।
जब वोटिंग हुई तो नतीजा चौंकाने वाला था। 2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स में सिर्फ 91 लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट डाला और बाकियों ने भारत के पक्ष में। इस तरह जूनागढ़ हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन गया। वहीं नवाब मोहम्मद महाबत खजनी तृतीय अपनी बीवियों, खजाने और कुत्तों के साथ एक जहाज में बैठकर कराची पाकिस्तान भाग निकला, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री मोहम्मद जफरुल्लाह खान को उनकी हैसियत दिखाते हुए कहा, आपने ही जूनागढ़ के नवाब को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए भड़काया था ना, अब यूनाइटेड नेशंस में जाओ या दुनिया पार कर जाओ, कुछ होने वाला नहीं। आप भी सुनिए। मैं इधर आया तो आज अखबार में मैंने देखा ये लंबी चौड़ी बयान दिया जफरुल्लाह साहब ने, उसमें जूनागढ़ को भी डाल दिया। जूनागढ़ को सलाह जफरुल्लाह साहब ने दिया था कि हाँ तुम पाकिस्तान में शरीक हो जाओ, वो ठीक है, तो उसका जूनागढ़ का नवाब को भोगना पड़ता है, कोई जफरुल्लाह साहब को भोगना नहीं पड़ता है। ये तो खाली बातों है। जूनागढ़ का तो फैसला हो गया, अभी उसमें कोई चीज बनने वाली है नहीं। तो यूनो में जाओ दुनिया पार जाओ, उसमें कोई चीज नहीं बन सकती, वो तो हो गई बात। वहीं उन्होंने जूनागढ़ के आखिरी राजा मोहम्मद महबत खान जी 3 की हंसी उड़ाते हुए कहा था, कश्मीर और जूनागढ़ का मामला अलग है, क्योंकि जूनागढ़ का तो नवाब ही भाग गया था। कश्मीर का मामला तो अलग है, जूनागढ़ का मामला अलग है। जूनागढ़ यूनो के पास जा नहीं सकता, क्योंकि गढ़ में एक मक्खी भी मारनी नहीं पड़ी, किसी के पर कोई हथियार चलाना ही नहीं पड़ा, फिर क्या रहा। और खुद दीवान ने खुद आके कहा कि मेहरबानी करके हमारी हुकूमत ले लो, हम नहीं चला सकते, और नवाब वहां उठ के भाग के कराची जाकर बैठ गया। फिर जूनागढ़ की बात क्या करते। उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को लेकर कहा, जैसे जूनागढ़ में लोकमत हुआ, हैदराबाद में हुआ, वैसे कश्मीर में भी करो, हम उसमें कोई एतराज नहीं करेंगे। लेकिन चलिए आगे आप उनकी दमदार आवाज में ही सुनिए। यदि कश्मीर में जो चलता है इस तरह से चलता रहे तो फिर लोकमत करने की क्या जरूरत। हम लड़ाई करके कश्मीर को ले ले तो फिर लोकमत की जगह कहाँ रही। तो हम तो कहते हैं कि आज भी प्लेबिसाइट से करो, लोकमत लेके करो, लेकिन हमारे पास आकर हमारा सिपाही मरते रहे, हमारा पैसा खर्च करना पड़े और हमारे गांव के गांव जलाए जाए और वहाँ हिंदू और सिखों को तबाह किया जाए, तो फिर आखिर लोकमत का रहा। फिर तो आखिर हम बंदूक से ही लेना हो तो लेंगे, और क्या करेंगे, दूसरी तरह से नहीं हो सकता है तो नहीं। लेकिन हमने एक बात साफ की कि कश्मीर की एक तसु जमीन हम छोड़ने वाले नहीं है, कभी नहीं। जब जूनागढ़ के विलय के बाद बारी थी कश्मीर की, जिसे भारत के सिर का ताज कहा जाता था, लेकिन आजादी के वक्त सबसे बड़ा सवाल ये मुकुट किसके सर सजेगा। कश्मीर के राजा हरि सिंह बेहद असमंजस में थे। वो ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे और ना ही भारत में शामिल होना चाहते थे। उनका सपना था एक स्वतंत्र कश्मीर जो ना भारत का हिस्सा हो ना पाकिस्तान का। उन्होंने कुछ समय तक दोनों देशों से दूरी बनाए रखी, लेकिन उनकी ये तटस्थता पाकिस्तान को खटक गई। पाकिस्तान को लगता था कि मुस्लिम बहुल आबादी उनके पक्ष में है और वहां बिना ज्यादा संघर्ष के कब्जा हो जाएगा। इसी भ्रम में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू किया। हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को कबायली लुटेरों के वेश में भेजा गया, जिन्होंने मुजफ्फराबाद, बारामूला और आसपास के इलाकों में कत्लेआम मचा दिया। महिलाओं के साथ दरिंदगी, मंदिरों की तबाही और सड़कों पर लाशें। कश्मीर में नरसंहार शुरू हो चुका था। राजा हरि सिंह को तब एहसास हुआ कि पाकिस्तान कभी उनका सम्मान नहीं करेगा, सिर्फ उनकी रियासत को निगल जाएगा। डर और पछतावे में उन्होंने तुरंत भारत सरकार से मदद मांगी, लेकिन सरदार पटेल ने साफ साफ कहा कि जब तक कश्मीर भारत का आधिकारिक रूप से हिस्सा नहीं होता, हम एक सैनिक भी नहीं भेजेंगे। फिर 26 अक्टूबर 1974 के दिन राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन पर दस्तखत कर दिए और कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। अब मैदान में उतरे लौह पुरुष सरदार पटेल, जो जूनागढ़ और हैदराबाद को लेकर पाकिस्तान पर बहुत गुस्से में थे। और अब हमारे पास भारत के कश्मीरी भाई बहन पर जब पाकिस्तान सेना ने अत्याचार करना शुरू किया, तब उनके गुस्से का पारा चढ़ गया। उन्होंने कश्मीर में मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। सरदार पटेल ने भारतीय सेना को तुरंत श्रीनगर एयरलिफ्ट करवाया। उन्होंने ठीक वक्त पर पहुंचकर घुसपैठियों को पीछे धकेल दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ अगर एक
दिन भी देरी होती तो श्रीनगर एयरपोर्ट पाकिस्तान के कब्जे में होता और आज का नक्शा कुछ और होता। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। जब हमारी फौजें जीत रही थी तभी प्रधानमंत्री नेहरू ने युद्ध रोकने का फैसला किया और मामला यूनाइटेड नेशंस में ले गए। सरदार पटेल इस फैसले से बेहद आहत थे। उन्होंने साफ कहा था, अगर ये मामला मेरे हाथ में होता तो ना विवाद खड़ा होता, ना पीओके जैसी स्थिति बन। और सभी इतिहासकार यही मानते हैं कि सरदार पटेल अगर कश्मीर का मामला संभालते तो शायद आज पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होता। यहाँ हमारा देश मुश्किल में था और ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी चालें चलना बंद नहीं कर रहा था। इसलिए पटेल ने मान लिया कि अब वो मुल्क हमारे भारत का हिस्सा बनने या दोस्त बनने तक के लायक नहीं है और उन्होंने कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान की बैंड बजाना शुरू कर दिया। एक बार उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की टांग खींचते हुए कहा, लोग कहते हैं पाकिस्तान और भारत फिर एक हो जाएं। मैं कहता हूं कि मेहरबानी करके ऐसी बात मत करो। पाकिस्तान जब स्वर्ग बन जाएगा हमको उसकी हवा लगेगी। ठीक है, क्या आपने पाकिस्तान बनाया, आपको मुबारक, हमें उसमें कोई दखल देना नहीं चाहते। जब दांत गिर जाए, खट्टा हो जाए, तब गिर जाए, तब पीछे आओ, वहां तक हमें पीछे बुलाना है नहीं, हम बैठे ठीक। कोई कहते हैं कि हम आखिर पाकिस्तान और हम एक हो जाए। मैं कहता हूं उससे मेहरबानी करके ऐसी बात न करो, वहां बैठे रहने दो। उससे बहुत नुकसान है, वहां बैठे रहने दो, करने दो उनको, पाकिस्तान अच्छा बनाने दो। पाकिस्तान जब स्वर्ग बन जाएगा हमको उसकी ठंडी हवा लगेगी। ठीक है, तो आप लोग क्यों ऐसा कहते हो? उनको शंका पैदा होती है, ऐसी बात हम क्यों करें? मजबूत बनाओ, तगड़ा बनाओ पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मजबूत होता तो बहुत अच्छी बात है, तो हमको कोई नुकसान नहीं है। आगे उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान का कोई बुरा नहीं चाहते क्योंकि हमने वो तो आपको राजी खुशी दे दिया, लेकिन हमारी आंख में धूल फेंकने के लिए कोई आवे तो हम कहते हैं कि इस तरह से हम नहीं चलने देंगे, ये काम नहीं चलेगा। हमारा हिंदुस्तान बाकी का है, उसको छोड़ दो, बाकी हिंदुस्तान को उनका काम करने दो, उसमें आप दखल न दो, तो हम आपके काम में दखल नहीं देंगे। तो आप देख लीजिए। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सरदार पटेल पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी ने जिद करके पाकिस्तान को ये पैसे दिलवाए थे, वरना आज भारत में आतंकवादी हमले करवाने वाला मुल्क तो उसी वक्त ढेर हो जाता। और इसका जिक्र खुद पटेल ने एक भाषण में किया कि आपको यदि 500 करोड़ रुपया चाहिए और इतना हिस्सा हमारा चाहिए तो हम देने के लिए, आपका हक हो न हो, ज्यादा हम देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मैंने लिख के दिया था कि यदि ये रुपये से गोली चलानी हो कश्मीर में तो हम इस तरह से रुपया नहीं देंगे। तो कश्मीर का फैसला हो जाए, उस रोज पैसा ले जाओ तुम्हारा। खैर, जूनागढ़ और कश्मीर की तरह ही पटेल जोधपुर रियासत को भी भारत में मिला चुके थे, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी हैदराबाद। ये कोई मामूली रियासत नहीं थी, भारत के बीचों बीच बसी हुई, आकार में ब्रिटेन से बड़ी और इतना समृद्ध कि वहां का निजाम उस दौर में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता था। लेकिन समस्या ये थी कि हैदराबाद का शासक मीर उस्मान अली खान खुद को भारत से अलग रखना चाहता था। उसने न सिर्फ पाकिस्तान से गुप्त समझौते किए बल्कि स्वतंत्र हैदराबाद नाम से एक अलग मुल्क बनाने की जिद पर अड़ा रहा। इतना ही नहीं, हैदराबाद में रजाकर नाम का एक उग्र इस्लामिक संगठन भी खड़ा हो चुका था, जिसकी मिलिशिया सड़कों पर खुलेआम हिंदुओं पर अत्याचार कर रही थी और निजाम की सरकार आंखें मूंदे बैठी थी। जब हालात बेकाबू हो गए तो सरदार पटेल ने बिना एक पल गवाए ऑपरेशन पोलो को आदेश दिया, जिसे इतिहास में पुलिस एक्शन के नाम से जाना जाता है। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद की सीमाओं में दाखिल कर 4 दिन तक जबरदस्त सैन्य कार्रवाई की।
रजाकारों के ठिकानों को तोड़ा गया, निजाम की फौज को पस्त किया गया और आखिरकार 17 सितंबर 1948 के दिन निजाम ने सरेंडर कर दिया और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। बिना अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के, बिना यूनाइटेड नेशंस के हस्तक्षेप के, सिर्फ सरदार पटेल की रणनीति, हिम्मत और क्विक एक्शन की बदौलत। पटेल जानते थे कि अगर भारत के दिल में एक अलग देश बस गया तो ये अखंड भारत हमेशा के लिए बिखर जाएगा। इसलिए उन्होंने देश को बचाने के लिए वो सब किया जो एक लौह पुरुष ही कर सकता है। मित्रों, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 1948 में पटेल साहब ने कलकत्ता में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का साथ देने वाले मुस्लिम्स को कुछ कड़े शब्द कहे थे और उनका ये बयान खूब विवादों का कारण बना। आप भी सुनिए। हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया, वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने भारत की मुस्लिम जनता से कोई बैर या दुश्मनी रखी हो। वो सिर्फ इस बात से दुखी थे कि उन्हें भारत छोड़कर पाकिस्तान क्यों जाना है। और 12 फरवरी 1949 के दिन उन्होंने अपनी एक ऐतिहासिक स्पीच में देश भर के हर धर्म के लोगों को मिलजुल कर रहने के लिए कहा। हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको मिल मिल के भाई भाई की तरह के रहना है। एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा और इस तरह से नहीं करना है। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है। आगे उन्होंने कहा था, हम एक खुदा की औलाद हैं, एक ईश्वर की प्रजा हैं, इस प्रकार हमें रहना चाहिए। जैसे सर्व धर्म का सार सर्व मजहब के लोग थे, एक है, और सब कौम के, सब जात के कोई फर्क न रखे और कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं और सभी एक समान है। ऊंच क्या और नीच का, पवित्र क्या अपवित्र क्या। पवित्र तो वही होता है कि जो अपना पवित्र जीवन रखता है। अपवित्र वही है कि जो ख्याल अपवित्र रखता है, अपना जीवन अपवित्र रखता है। तो न कोई हमारे में न कोई स्पृश्य होना चाहिए, न अस्पृश्य होना चाहिए, सभी एक समान है। वहीं उन्होंने नौजवानों को झगड़े और टंटे छोड़कर मेहनत करके भारत को आगे बढ़ाने की सलाह दी थी। कोई भी झगड़ा का काम हो, पिसाब का काम हो, टंटा का काम हो, छोड़ देना। 5 साल काम कर लो और हम लोग तो अब जरीफ हुए, बुढ़े हुए। हमारा काम तो एक गुलामी में से छोड़ाना था, वो तो पूरा हो गया। लेकिन उठाने के लिए नौजवान तैयार न हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये नहीं है कि हमारे नौजवानों में दिमाग नहीं है, दिमाग तो बहुत है, तेज है, ज्यादा तेज हो गया था, उसी मुसीबत होती है। जितना हो जाए तेज, इससे ज्यादा हो जाए तो हर चीज में हम एक प्रकार की सबकी गलती निकालने का हमारा दिमाग आगे चलता है। तो एक क्रिटिकल दृष्टि हमने बनाई है, हर चीज की चेष्टा करनी, टीका करनी, टिप्पण करना उसके पर। लेकिन हमें प्रैक्टिकल चीज, कोई व्यवहारू चीज करनी हो तो फिर किताब देखते हैं, किताब में क्या लिखा है, उससे काम नहीं होता। वो तो हाथ पर चलाने की बात है। सरदार पटेल भारत की आजादी का वो चैप्टर हैं जिनके बिना हम अखंड भारत की कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन विडंबना ये है कि हमारा इतिहास उन्हें भूल चुका है। इसे लेकर पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, आज भारत जो कुछ भी है उसमें सरदार पटेल का बहुत योगदान है। लेकिन इसके बावजूद हम उनकी उपेक्षा करते हैं, यानी उनके योगदान को इग्नोर करते हैं। वहीं पटेल की जीवनी लिखने वाले राजा मोहन गांधी भी कहते हैं कि आजाद भारत के शासन तंत्र को वैधता प्रदान करने में गांधी, नेहरू और पटेल की त्रिमूर्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
लेकिन ये शासन तंत्र भारतीय इतिहास में गांधी और नेहरू के योगदान को तो स्वीकार करता है, लेकिन पटेल की तारीफ करने में कंजूसी कर जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि सुनील लिखनानी की मशहूर किताब द आइडियाज ऑफ इंडिया में नेहरू का जिक्र तो 65 बार आता है, जबकि पटेल का जिक्र सिर्फ 8 बार किया गया है। इस तरह रामचंद्र गुहा की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी में पटेल के 48 बार जिक्र की तुलना में नेहरू का जिक्र 4 गुना अधिक 185 बार किया गया है। तो दोस्तों, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते तो क्या आज देश की स्थिति कुछ और होती? क्या उसी वक्त पीओके का फैसला हो जाता? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद करते हैं 21,000 लाइक्स की। और हाँ, ऐसी अनकही अनसुनी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।